बच्चों, स्वागत है श्री शक्ति क्लासेज में। स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में आज है वो हम अध्ययन करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं और बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है। इससे पहला वाला जो वीडियो था उसके अंदर है हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज को जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब बहुत सारे हमारे पास में आवेश है, उन बहुत सारे आवेशों के कारण है किसी एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देता हूं। तो परिभाषा क्या होगी, देखो, किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग होती है। तो क्या है, आवेशों निकाय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कोई भी बिंदु है उस बिंदु पर दो या दो से अधिक, एक बिंदु है उस बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेश कारण, मान लेते हैं कितने भी है, Q1 Q2 Q3 ऐसे करते करते मान लो n आवेश है, तो दो या दो से अधिक आवेशों के कारण, इसके कारण जो भी यहाँ पर क्या होगी विद्युत, क्योंकि इसका एक क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, इसका Q1 का इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर क्या होगा P1 पर है जो P है, P बिंदु पर हमारे को क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक अन्य आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दो या दो से अधिक आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी, इस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी, सदिश योग होगी। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। जैसे वहां पर हमने पहले वाले जो वीडियो थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुल आवेशों के मतलब जो बहुल आवेश है उनके कारण जो बल लगता है वहां पर एक किसी आवेश पर, तो वहां पर हमने देख लिया था F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F ऐसे करते करते Fn तक। तो वहां पर एक आवेश पर बल था सभी आवेशों के कारण, और यहाँ पर किसी बिंदु पर बहुत सारे आवेशों के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे को ज्ञात करनी। तो हम यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हैं कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत वहां पर। तो ये तो हमने परिभाषा लिख ली। अब देखो यहाँ पर क्या करना कैसे है, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या है, एक बिंदु है, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, माना बिंदु P पर n आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, E4 वेक्टर और ऐसे करते करते मान लेते हैं En वेक्टर है। कैसे मान लेते हैं, कोई एक बिंदु है हमारे पास में, P बिंदु है, इस P बिंदु पर मान लेते हैं एक Q1 आवेश है और इसकी दूरी मान लेते हैं यहाँ पर R1 है। इसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर एक Q2 आवेश है, इसकी दूरी R2 है, Q3 आवेश है R3 है और Q4 है R4, इसकी दूरी हो गई। और ऐसे करते करते मान लो यहाँ पर Qn आवेश आ गया जिसकी दूरी है हमारी Rn। तो ये सभी आवेश क्या करेंगे, इन सभी आवेशों को क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा ना यहाँ पर सभी आवेशों, इसका भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो इन सभी विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या आएगा, इस बिंदु पर हमारे क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता मिलेगी। तो हमारे को सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे को यहाँ पर Q1 के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, Q2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो इस पर कितनी हो जाएगी, इस पर कितनी हो जाएगी, सभी आवेशों के जोड़ने पर ही तो प्राप्त होगी हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी जो आएगी, मान लेते हैं वो परिणामी हमारी है ई वेक्टर। तो वो ई वेक्टर है वो किसके बराबर आएगी हमारी, वो आएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और ऐसे करते कहां तक हो जाएगी, En वेक्टर तक। भाई E1 वेक्टर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आई, Q1 के कारण आई। E2 वेक्टर है वो किसके कारण आई, Q2 के कारण आई। E3 किसके कारण आई, Q3 के कारण आई। और जो En जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके कारण, Qn आवेश के कारण आई यहाँ पर। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर E वेक्टर बराबर यहाँ पर E1 वेक्टर। तो Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, कोई भी बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल हमने निकाली थी, कितनी होती है, KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, कितनी आती है, KQ/R²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर Q1 क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर। अब ये तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर केवल परिमाण लिखा है कि Q1/R², ये परिमाण है। हमारे को दिशा भी तो दिखानी है ना भाई, कि P बिंदु पर Q1 किस दिशा में। तो यहाँ पर जो दिशा होगी, मैंने बताया आपको, सॉरी यहाँ पर मैं R वेक्टर लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया जब भी इसकी R वेक्टर R2 वेक्टर इसकी दिशा बतानी हो, तो दिशा बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केप का प्रयोग करते हैं ना यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, R1 केप। तो यहाँ पर हमारे को दिशा बतानी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R1 केप। इसी प्रकार से इनको लिख देता हूँ KQ2/R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी R2 का केप। और ऐसे ऐसे करते कहां पर हो जाएगा, KQN/ क्या हो जाएगा, RN का स्क्वायर और RN केप हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा संशोधित रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि E वेक्टर बराबर समीशन QI और RI केप। I का मान है वो क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक आएगा, I का मान 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, N तक। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत सारे आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास में ऐसे आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर K नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर K भी आएगा। और K की जगह हम इसको थोड़ा सा और लिख के संशोधित रूप में तो क्या आएगा कि E वेक्टर बराबर K, तो क्योंकि आपका कांस्टेंट है तो वो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर पाई आएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो ये पूरा जो निकाय है, ये जो हमने अभी बनाया है, वो पूरा सिस्टम अगर मान लो किसके अंदर रखा हुआ है, निर्वात के अंदर रखा है, तो यहाँ पर K का मान क्या आएगा बताओ, 1 क्या आएगा, 4 पाई। यहाँ पर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी माध्यम में रखा होता तब यहाँ पर क्या आता, एप्सिलॉन m आता। यहाँ पर क्या आता, एप्सिलॉन m। अब यहाँ पर ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर समीशन I का मान 1 से लेके n तक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, QI और RI केप। और सॉरी यहाँ पर भी लिखा नहीं ना, हाँ यहाँ पर लिख देता हूं मैं RI का स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा RI का स्क्वायर। ये हो गया आपका बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यदि आपको दे रखा है कि यदि त्रिविम निर्देशांक में विद्युत क्षेत्र के बिंदु, विद्युत क्षेत्र के बिंदु अगर आपको दे रखे हैं x y z, कोई भी एक मतलब त्रिविम है, त्रिविम के अंदर आपको क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं, x y और z दे रखे हैं। तो इसे अगर समझने तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो एक यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर त्रिविम में है तो त्रिविम में एक मान लेते हैं, यहाँ पर आपको x दे रखा है, एक यहाँ पर आपको दे रखा है कौन सा, y दे रखा है। ये चूंकि 3D में है तो यहाँ पर बना नहीं सकते, यहाँ पर एक z बिंदु दे रखा है। तो इन सभी बिंदुओं पर जो उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम E वेक्टर बराबर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, EX I के प्लस का EY J के प्लस EZ के। ये हो जाएगा हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमारे को त्रिविम निर्देशांक में है वो बिंदु दे रखा हो। मतलब इस बिंदु पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी भी आवेश के कारण,
और इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो यहाँ पर 3 बिंदु हो गए, 3 बिंदु पर हमारे को अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली। हमारे को इन परिणामी निकालनी है, तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर Ex प्लस Ey प्लस Ez, लेकिन हमारे को ये तो दर्शाना पड़ेगा ना कि Ex बिंदु, जो x बिंदु है वो कौन से x में है, तो x बिंदु है वो x में, इसलिए हमें यहाँ पर दिशा दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, I के, फिर वो जो Ey जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो y x में है, तो यहाँ पर j कैप दर्शाना पड़ेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर k कैप दर्शा दिया। तो ये यहाँ पर x पर, y पर, z पर, ये किसी आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले वहां पर आई, फिर वहां पर हमारे को 3 बिंदु, वहां पर 3 बिंदु मिल गए थे। तो हमारे को क्या चाहिए, 3 बिंदु पर अलग लेनी है, हमारे को चाहिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, परिणामी निकालने के लिए ये कर दिया। और अब यहाँ पर अगर आपको परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको परिणाम निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मोड करना पड़ेगा, और मोड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर आपका रूट ऑफ, भाई हमने देखा है ना यहाँ पर 11th क्लास के अंदर जब सदिश का चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर प्लस Ez का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा परिणाम, सॉरी परिमाण। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, इसका ई वेक्टर का परिमाण हो गया। तो ये तो त्रिविमीय निर्देशांक में अगर आपको विद्युत क्षेत्र दे रखे हैं, क्वेश्चन आ गया, मान लो यहाँ पर दे दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको दे दिया। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। मान लो यहाँ पर आपको दे दिया 2 न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर दे दिया 3 न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पर दे दिया आपको 4 न्यूटन प्रति कूलम। और आपको बोला कि आप पहले परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तीव्रता निकालने तो आप क्या करोगे, उसको तीव्रता निकाल लोगे। यहाँ पर ई वेक्टर बराबर क्या लिख दोगे आपका 2i के प्लस 3 j के प्लस 4 k के, और इसका अगर आपको परिमाण निकालना बोल दिया तो आप परिमाण निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, ई वेक्टर आपको इसका परिमाण निकालना है तो क्या कर दोगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका क्या निकल जाएगा, परिमाण निकल जाएगा। तो ये हो गया, यदि त्रिविमीय निर्देशांक में कोई भी आपको बिंदु दे रखे x y z तो उनके कारण है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो आगे, कोई भी दो आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि उनके मध्य कोण थीटा हो तो, अब देखो क्या, दो आवेशों के कारण विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे को ज्ञात करनी है यदि उनके मध्य कोण कितना हो, थीटा हो। तो यहाँ पर देखो, एक आवेश के कारण उत्पन्न यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2 वेक्टर है, दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 वेक्टर है, और उनके मध्य कोण कितना हो अगर थीटा हो। ये एक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उन दोनों के मध्य कोण कितना है यहाँ पर, थीटा है। और हमारे को निकालनी क्या है, इन दोनों के परिणामी, तो हमारे को ये चाहिए यहाँ पर ई वेक्टर, और ये परिणामी निकले वो मान लेते हैं कितने कोण पर निकले, हमारी अल्फा कोण पर निकले। तो पहले तो हमारे को इन दोनों की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये निकालने के लिए आपको क्या, ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, दो सदिशों के परिणामी सदिश आप कैसे निकालते हो, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। कोई भी दो सदिश है, मान लेते हैं ये P था ये Q था, और आपको R निकालना, तो R बराबर आप क्या कर देते हैं, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस का 2PQ कोस थीटा। और अगर आपको बोल दिया कि जो परिणामी सदिश निकला है उसकी दिशा क्या होगी, तो आप अल्फा बराबर क्या करते थे, अल्फा बराबर tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर भी ये दो सदिश है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे को क्या चाहिए, ई वेक्टर चाहिए, तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, रूट ऑफ E1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 वेक्टर कोस थीटा। और ये हो गया हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र। और अगर हमारे को परिणामी विद्युत क्षेत्र है जो सदिश है उसकी अगर दिशा निकालने तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ पर क्या आएगा E2 sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कोस थीटा। ये आ गई हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र, और ये आ गई परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से आप दो आवेशों के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो यदि उनके मध्य कोण थीटा हो। समझ में आ गया होगा। अब चलो हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो करते हैं।
तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, अब ये क्या होती है? तो हमने क्या है 10th क्लास के अंदर है वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक चुंबक होती है आपने पढ़ा है। तो चुंबक के कारण क्या होता है? चुंबक के कारण है वो क्या होती है? चुंबक के कारण क्या होती है? चुंबक के कारण क्या होती है? तो हमने क्या है 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई भी चुंबक होती है, उस चुंबक के कारण क्या होता है? ये देखो कोई भी मान लेते हैं एक चुंबक है जिसके दो ध्रुव होंगे N और S। तो यहां से क्या होता है? इस चुंबक का एक क्षेत्र होता है जो जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं कि यहाँ से जो क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र वो कुछ इस प्रकार से N से निकलेगा और S में जाएगा। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता था हमारा। तो चुंबक का अगर एक क्षेत्र है तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई भी आवेश का क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब उस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमारे को यहाँ पर काल्पनिक वो रेखाएं बनानी पड़ती है, और वो जो काल्पनिक रेखाएं हमारे को बनानी पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। फेराडे ने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा होगी किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वे परीक्षण आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है वे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाता है या कहलाती है। तो हम कोई भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम धन परीक्षण आवेश को रखेंगे तो जो स्वतंत्र पूर्वक आवेश को रख देंगे तो वहां पर क्या होगा? परीक्षण आवेश जिस भी पथ का अनुसरण करेगा वो पथ है वो क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाएगी। यहाँ पर अब देखो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनके हम पहले कुछ गुण पढ़ देते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, पहला जो गुणधर्म है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत हो सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत हो सकती है, मतलब कितनी भी हो सकती है। किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो क्षेत्र होता है वो अनंत होता है, लेकिन वो फिर बाद में एक उसका निश्चित क्षेत्र मान सकते हैं, उसके बाद वो कमजोर हो जाता है तो उसका इतना प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र अगर कितना भी अनंत हो सकता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी तो क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। हम तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जो विद्युत क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो भी काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र है वो अनंत हो सकता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है यहाँ पर, तो ये अनंत हो सकती है। दूसरा जो इसका गुणधर्म है, चलो इसको तो इसका पहला गुणधर्म देखते हैं। ये तो आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। पहला जो इसका गुणधर्म है कि विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो किससे होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब अगर आपको बोल दे कि क्या ये क्या लिखा है समझ में नहीं आया तो देखो समझो, आप कोई भी एक प्लस आवेश है,
कोई भी एक प्लस आवेश जिस पर धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो सदैव लंबवत बाहर की ओर होती है। अगर आपको पूछ ले कि धनावेश के कारण, एकल धनावेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, तो वो हमेशा क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से। तो ये हो गई आपकी धनावेश के कारण, एकल धनावेश के कारण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और अगर आपको पूछ ले कि माइनस या ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबवत अंदर की ओर होती है, कुछ इस प्रकार से। ये तो मतलब धनावेश से, अगर यहाँ की बात करें, केवल एकल धनावेश की बात करें, तो एकल धनावेश में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर कहां पर जा रही है, अनंत पे जा रही है। और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या आ रही है, अनंत से आके कहां पर आ रही है, आपकी जो ऋणावेश है वहां तक आ रही है। और अगर हम इन दोनों को पास में रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलेगी, यहाँ पर प्लस से निकल के कहां पर जाएगी, वो प्लस से देखो निकल रही है, और प्लस से निकल कहां प्रवेश करेगी, वो माइनस के अंदर जो ऋणावेश है वहां पर प्रवेश करेगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पहला जो हमारा गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो कहां कैसी होती है, आपकी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये इसका क्या है, पहला गुणधर्म है। अब हम दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं इसका। दूसरा जो इसका गुणधर्म है, ये सदैव खुले वक्र में होती है। जो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, 10th क्लास के अंदर क्या पढ़ा है कि कोई भी एक चुंबक है, उस चुंबक के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो N से निकलती है, S में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर S से निकल के वो N में प्रवेश करती है। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो बंद वक्र बनाती है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से लंबवत बाहर की ओर निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है। तो ये वापस से अंदर है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि माइनस से निकल के वो प्लस में आ जाए। अगर माइनस से निकल के प्लस में आ गई तब तो ये क्या हो गया, एक बंद वक्र हो गया ना। इसका मतलब कभी भी है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो क्या नहीं करती है, बंद वक्र है वो नहीं बनाती है। क्या बनाती है, सदैव खुले वक्र में ही होती है, जो धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर आकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। तो ये गुणधर्म आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तीसरा जो इसका गुणधर्म है वो है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो भी स्पर्श रेखा होगी वो क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। कैसे बताएगी, देखो इसको रब कर देता हूं मैं। मान लेते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हम यहां पर पॉइंट देते हैं 1 2 3 4। अब हमारा क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, ये पूरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये मान लो ये बिंदु है, इस पर हम स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा किस प्रकार से खींचेंगे, इसी प्रकार से खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा होगी। तो ये बिंदु अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये जो बिंदु 1 पर है, जो हमने ये स्पर्श रेखा खींची है, तो ये बताएगी हमारी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E1 वेक्टर को। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचे तो ये भी क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बताएगी। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होगी, कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींच दो तो वो स्पर्श रेखा है वो क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। तो ये हो गया आपका तीसरा गुणधर्म। अब जो चौथा गुणधर्म है,
चौथा गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई भी आवेश होगा, उसका क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं। प्लस होगा तो काल्पनिक रेखाएं बाहर निकलेगी, माइनस होगा तो काल्पनिक रेखाएं प्रवेश करेगी। तो कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को, मतलब ये यहां से एक रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर बाहर निकली, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकली, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, मतलब वहां पर क्यों नहीं करती, उसका कारण देखो। प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा मिलती है, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब एक विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से, और अगर मान लो प्रतिच्छेद हो गया, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये होगी और एक विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, अगर दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाओं ने क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पर, अब अगर हमारे को प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या करना है, अगर हमारे को ज्ञात करना है, हमारे को पूछ लिया कि इस बिंदु पर आप है वो क्या बताओ, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जब भी आपको बतानी है तब आप क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र रेखा है उसके ऊपर क्या खींच दोगे, स्पर्श रेखा खींच दोगे। मान लो मेरे को यहाँ पर बतानी है, तुम्हें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो यहाँ पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो मेरे को क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी। अब अगर हमारे को पूछ लिया कि इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो अगर मैं इस वाली लाइन को देखूंगा तो स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से आएगी, और इस वाली लाइन को देखूंगा कुछ स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगी। तो हमारे को एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कितनी मिल गई, दो मिल गई, जो कि संभव नहीं हो सकता। एक ही आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दो कैसे हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनकी जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो हमारे को कितनी मिलेगी, दो मिलेगी, या दो, मतलब कोई भी है दो या दो से अधिक मिलेगी, जो कि वहां पर क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो चौथा गुणधर्म है। अगला गुणधर्म है पांचवा हमारा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र वास्तविक होता है। क्षेत्र क्या होता है, वास्तविक होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो क्या रहती है, काल्पनिक होती है। वही मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी आवेश है उसके कारण क्या होता है, उसका क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है, वहां पर हम क्या बनाते हैं, काल्पनिक रेखाएं बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, लेकिन इसका क्षेत्र तो वास्तविक है ना। तभी तो कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश लेकर आते हैं, तभी तो वो क्या करता है, आकर्षण या क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। तो पांचवा पॉइंट इसका गुणधर्म हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, लेकिन इनका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। अब जो इसका छठा है गुणधर्म है वो क्या है कि हमने अभी देखा है कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, प्लस आवेश के कारण वो लंबवत क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो जो छठा जो गुणधर्म है वो क्या है कि अगर मान लो कोई भी धनावेश है इस प्रकार से, और वो अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, ये मान लेते हैं हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा इस प्रकार से, और उसके अंदर धनावेश रखा है, तो सीधी सी बात है विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी आवेश रखा है तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है वो किसी आवेश के कारण आ रही है ना। तो मान लो यहाँ पर कोई भी एक आवेश है, कोई सा भी आवेश मान लो, ठीक है, उसी आवेश के कारण तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हुई है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ई वेक्टर है ये इतनी सारी उत्पन्न हुई है ना।
अब अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुई है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और कल ही हमने पढ़ा है कि किसी के भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो वहां पर उस पर क्या लगता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो सीधी सी बात है, इस प्लस क्यू आवेश पर भी क्या लगेगा? आकर्षण या क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा यहाँ पर। तो इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? तो इस पर जो बल होगा ना, वो प्लस आवेश पर सदैव जो बल होगा वो क्या लगेगा? आपका विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसी दिशा में लगेगा यहाँ पर, इस प्रकार से। और बल कितना लगेगा? हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा है, E वेक्टर बराबर होता है F अपॉन Q नोट, या Q लिख दो यहाँ पर। तो बल कितना लगेगा? यहाँ से बल कितना आ जाएगा? F बराबर आ जाएगा आपका E Q, F वेक्टर बराबर E वेक्टर Q। आगे यहाँ पर तो ध्यान रखना है कि प्लस आवेश के कारण या धनावेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। जबकि जो ऋणावेश पर जो बल लगता है, ये मान लो किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हुआ E वेक्टर, और हमने इसमें क्या रख दिया? एक ऋणावेश रख दिया। तो इस ऋणावेश पर जो बल लगेगा वो सदैव वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या लगेगा? मतलब विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस दिशा में आपका बल लगेगा, F बराबर क्या हो जाएगा? E Q, ये हो जाएगा आपका बल। तो ये दो इंपोर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत ही काम आती है। तो ध्यान में रखना है कि प्लस आवेश पर जो बल लगेगा किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखने पर, वो बल है, उसकी बल की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वही बल की दिशा होगी। और अगर हम विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम ऋणावेश आवेश को रखेंगे तो ऋणावेश आवेश पर जो भी बल लगेगा, जो भी बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगी? विपरीत होगी। तो ये ऋणावेश पर इस प्रकार से बल लगता है, धनावेश पर इस प्रकार से बल लगता है। ये हो गया आपका छठा गुणधर्म। अब अगला जो गुणधर्म है वो देखते हैं हम। अगर मैं इसका लिखूं तो अगर आपके जो नोट्स है उसमें नहीं लिखा रहेगा तो आप छठा पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि धनावेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए धनावेश पर बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। और इसी प्रकार से आप दूसरा लिख लोगे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए ऋणावेश पर जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। तो ये आपको एक छठा पॉइंट कॉपी के अंदर लिखना है। क्या लिखोगे? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए ऋणावेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के विपरीत होती है या होगी। तो ये हो गया आपका छठा गुणधर्म। अब अगला हम सातवां गुणधर्म पढ़ते हैं। अब देखो सातवें गुणधर्म में हम अलग अलग कंडीशन लेते हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरी, ये। अब अगर हमारे को ये क्या है, ये तो सबको पता है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हमारे को यहाँ पर इन चार जो हमने कंडीशन ली, उन चार कंडीशन में हमारे को देखना है कि क्या इन चारों कंडीशनों में जो दिशा है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो नियत है या नियत नहीं है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या एक ही दिशा में या फिर नियत नहीं है। और दूसरी हमारे को देखना है कि क्या यहाँ पर परिमाण है वो नियत है या नहीं है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लेते हैं। यहाँ पर इन डायग्राम को देखकर यहाँ पर एक तो हम परिमाण लेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है ना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है तो वही करना है। यहाँ पर परिमाण लेंगे और एक लेंगे हम दिशा। तो पहले बात करते हैं इस वाले की। तो क्या यहाँ पर इसमें परिमाण बराबर है विद्युत क्षेत्र का? देखो परिमाण जब भी आपको देखना है तो आपको पूछ ले कि आपको ये दे दिया
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिमाण बताओ नियत है या नहीं है। तो नियत है या नहीं है ये देखने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर ये देखने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि इन दोनों के जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी है उनके मध्य जो गैप है वो बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर जो जितना भी उन सब के मध्य जो गैप है, जो यहाँ पर दूरी है, वो दूरी क्या है, सबके मध्य बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर जो परिमाण रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। परिमाण क्या होता है समझ नहीं आ रहा, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कुछ इस प्रकार से है, तो अगर मान लो हमारे को 3 पॉइंट दे दिए, 1 2 और 3। अब हमारे को बोल दिया गया है कि इन तीनों पॉइंटों पर आपको बताना है कि कौन सी जगह पर, पहला दूसरा तीसरा, कौन सी जगह पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो परबल है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, परबल है। ये तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी आपकी। 3 पॉइंट हमारे को दे दिया, 1 2 3, और हमारे को बोल दिया आपको बताना है इन तीनों पॉइंटों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परबल कहां पर है। तो उसके लिए आप क्या करो, जहां पर भी है वहां पर आप एक समान क्षेत्र लो, सभी के लिए समान क्षेत्र लो। जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, अब इसी के बराबर आपको यहाँ पर ये क्षेत्र लेना है। यहाँ पर तो इसी के बराबर आपने ये क्षेत्र ले लिया, अब इसी के बराबर आपको ये क्षेत्र लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखो, इस क्षेत्र में देखो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 गुजर रही है यहाँ पर। तो यहाँ से 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। यहाँ से देखो कितनी गुजर रही है, 1 2, तो यहाँ से 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। यहाँ से कितनी गुजर रही है, 1 विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है। तो जहां से जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वहां पर उतना ही ज्यादा वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी, प्रबल होगी। इसका मतलब 1 नंबर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, ज्यादा प्रबल होगी, और 2 नंबर पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, कम प्रबल होगी इसकी अपेक्षा। ठीक है। और परिमाण का मतलब क्या हो गया, परिमाण का मतलब यहाँ पर ये जो 1 2 3 है, यहाँ पर ये आया है, तो ये 3 क्या आया है, इसका एक परिमाण आया है कि 3 है, यहाँ पर परिमाण हो गया यहाँ पर। ठीक है। अगर हमारे को दिशा बतानी, अगर हमारे को यहाँ पर ये किसी अक्ष में या कुछ होता तो हम यहाँ पर बता देते भाई ये अक्ष में, तो यहाँ पर 3 आई के बता देते ये इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है। तो ये 3 जो आया हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं 3 आई है, ये इसका परिमाण हो गया। तो उसी प्रकार से ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर ज्यादा सघन होगी, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन होगी, ज्यादा क्या होगी, पास में होगी, ज्यादा पास में होगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्यादा होगी, प्रबल होगी। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग होगी, दूर होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, दुर्बल होगी। पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो प्रबल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पर बात है वापस है कि जो इसका परिमाण है वो क्या होगा, अगर आपको सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबके मध्य बराबर है, यहाँ पर अगर आपको गैप दिखाई दे तो इसका मतलब परिमाण यहाँ पर क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब हमारे को दिशा देखनी है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं और आपको दिशा देखनी है, सबकी नियत है या नहीं। तो मैंने अभी आपको पीछे बढ़ाया है कि विद्युत क्षेत्र की जब भी आपको दिशा देखनी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर आप क्या कर दो, स्पर्श रेखा खींच दो। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे, ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगी, तो सभी की दिशा क्या आ रही है, क्या आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर दिशा भी क्या है, आपकी नियत है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबके मध्य गैप बराबर है या नहीं है, इनके मध्य जो गैप है वो क्या है, आपका बराबर है, इसलिए इसका परिमाण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। परिमाण क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो जब भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य जो गैप है वो बराबर होता है तो वहां पर परिमाण उसका क्या रहता है, नियत रहता है। और जब जो दिशा है वो नियत कब रहेगी, जब यहाँ पर देखो सारी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे प्रत्येक विद्युत क्षेत्र रेखा पर, और वहां पर सभी स्पर्श रेखा अगर एक दिशा मारी तो हमारी दिशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो अब यहाँ पर इसके लिए दूसरे वाले कंडीशन के लिए बताओ क्या दिशा नियत रहेगी, सारी एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी ना। ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, नियत होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हमारे को दिशा चेक करनी है, तो दिशा चेक करने के लिए हमारे को विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या खींचता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे मिलेगी, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसे मिलेगी। तो क्या बताओ, यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या एक ही दिशा में नहीं है ना, एक ही दिशा में, इसका मतलब जो दिशा रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी नियत रहेगी। ये दो समझ में आ गए, 2 पॉइंट। तीसरा जो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे को देखना परिमाण, तो परिमाण देखते हैं यहाँ पर, फिर दिशा देखेंगे। तो बताओ क्या यहाँ पर परिमाण है वो नियत है। परिमाण जब भी देखना हो आपको बोल दे कि इनके लिए आपको परिमाण बताना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है या नहीं है। तो परिमाण जब भी देखना है तो आप देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य जो गैप है या जो भी दूरी है वो आपकी है वो क्या होगी, बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो इतना गैप है, यहाँ पर कम गैप है, इसका मतलब इसका परिमाण है वो नियत है नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि परिमाण क्या आपका
ए नियत है। दिशा, दिशा की बात करें तो दिशा नियत है या नहीं है? दिशा देखने के लिए हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा पर क्या खींच देंगे, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखा पर क्या खींच देंगे? स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सभी स्पर्श रेखा में दिशा क्या आएगी? एक आएगी। इसका मतलब दिशा क्या रहेगी आपकी? नियत रहेगी। दिशा क्या रहेगी? नियत। फिर आते हैं चौथी कंडीशन में। तो यहाँ पर देखो क्या इन दोनों, इन सभी के मध्य जो मतलब यहाँ पर जो ये गैप आ रहा है वो सबके मध्य है, वो क्या है? बराबर है? नहीं है बराबर है। इसका मतलब इनका परिमाण भी क्या रहेगा? ए नियत रहेगा। और क्या दिशा सबकी समान है? दिशा देखने के लिए वही स्पर्श रेखा खींच देंगे इन पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। तो दिशा यहाँ पर देखो स्पर्श रेखाओं की क्या सबकी है वो एक ही आ रही है, दिशा नहीं आ रही ना। इसका मतलब जो दिशा है वो भी क्या है? ए नियत है। तो इसका परिमाण भी क्या रहेगा आपका? ए नियत रहेगा। और दिशा भी क्या रहेगी आपकी? ए नियत रहेगी। तो ये हो गए आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के या विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म। सबको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर हमने पढ़ा है, इसका पहला गुणधर्म है वो क्या पढ़ा है हमने कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। किससे होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। क्यों होती है? क्योंकि धनावेश से तो लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और ऋणावेश में है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। तो दिशा कैसे होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। दूसरा जो पॉइंट पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है कि जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो सदैव खुले वक्र में होती है, कभी भी बंद वक्र में नहीं होती है, हमेशा खुले वक्र में होती है। धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पे आके क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट पढ़ा था। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो किसको प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया था। अगला हमारा जो चौथा पॉइंट था क्या था कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्योंकि कटान बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर आपको क्या मिलेगी? विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत क्षेत्र की वो दो दिशाएं मिलेगी जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, दिशा कैसे हो सकती है? पांचों जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने कि पांचों पॉइंट में हमने पढ़ लिया था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। छठा जो हमने गुणधर्म पढ़ा है कि कोई भी धनावेश है उस पर उसको अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, कोई भी धनावेश है उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो बल है, बल की जो दिशा होगी वो वही दिशा होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी या विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वही। उसके बाद में ऋणावेश की जो ऋणावेश पर जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी या विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होगी? लंबवत होगी बल की दिशा। सातवां पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य गैप है वो बराबर है तब वहां पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो नियत रहेगा। और अगर सबकी दिशा समान है तो वहां पर दिशा आपकी बराबर मतलब नियत रहेगी। तो ये हमने इस प्रकार से 7 है वो गुणधर्म पढ़ दिया है यहाँ पर। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर वाले वो यहाँ से बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं कि प्लस के कारण, वैसे तो बता चुका हूं मैं कि प्लस के कारण किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकलता है, फिर भी दो एक रहते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा हमने देख ली। अब मान लो दो आवेश रखे हुए हैं पास में, एक प्लस है और एक माइनस है। अब जाइए ना, ये प्लस और माइनस इसको हम द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द्विध्रुव, दो ध्रुव है। और इसके बारे में द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में हम जो अगला वीडियो है उसके अंदर हम अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबवत बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबवत अंदर की ओर। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे को मिलेगी। तो ये हमारे को विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पर मिलेगी, ये इस प्रकार से जाती जाएगी। यहाँ से तो क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी और इसके अंदर इसे प्रवेश करती जाएगी। ये होगी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर एकल धनावेश के कारण पूछे तो वही प्लस बनाओगे, लंबवत बाहर की ओर कर दोगे। एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछे तो वही आप क्या करोगे? प्लस करोगे वहां पर, सॉरी माइनस करोगे और मतलब अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बना दोगे। अब अगर मान लो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाए प्लस का 2q और आ जाए माइनस का, तब अब यहाँ पर किस प्रकार से बनाओगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं? सीधी सी बात है, यहाँ पर 2 प्लस है, 2 प्लस है तो यहाँ पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, सघन विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगी? ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी।
तो यहाँ से आप क्या करो, ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखा निकाल दो और यहाँ से आप कम निकाल देना, कम प्रवेश करवा देना यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी पहले तो। अब यहाँ पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप निकाल सकते हो यहाँ से, और यहाँ पर एक दो है वो आप प्रवेश करा दो। तो ये आ जाएगा आपका +2q और माइनस के कारण। अब अगर मान लो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है आपको, तो सजातीय आवेश तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किस प्रकार से क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसी कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, तो इस कारण बाहर की ओर निकलती है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और इस प्रकार से आप बना दोगे। ये हो गया आपका सजातीय आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भी है वो विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं आ रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक भी P बिंदु पर एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं आ रही है ना, तो इस P बिंदु पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसे पूछ ले कि दो आवेशों के मध्य, दो सजातीय आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो आप क्या बताओगे, दोनों सजातीय आवेश होंगे तो दोनों सजातीय आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो उनके मध्य जो भी बिंदु होगा उस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो यहाँ पर जो P बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होगी, 0 होगी। और इसी प्रकार से माइनस में हो जाएगा, माइनस में भी क्या होगी, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी और आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हो गई कुछ द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और यहाँ पर कुछ एक ज्यादा आवेश एक कम आवेश है यहाँ पर मान में, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यहाँ पर सजातीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल धनावेश और एकल ऋणावेश के कारण देख ली। एकल धनावेश के कारण तो क्या हो जाएगी, लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी इस प्रकार से, ये एकल धनावेश के कारण, और एकल ऋणावेश के कारण क्या हो जाएगी, लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने आज पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या गुणधर्म होते हैं, सजातीय आवेशों के कारण, एकल धनावेश ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी वो हमने यहाँ पर देख ली। उससे पहले हमने क्या देख लिया था कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसके बारे में हमने वहां पर अध्ययन कर लिया था। दो आवेशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो उसको हम निकालने फॉर्मूला हमने देख लिया था, E वेक्टर बराबर √of E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस 2 E1 इंटू cos थीटा। और दिशा कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स है E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। तो इस प्रकार से हमने वहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा वहां पर दिशा निकाल ली थी। बाकी अब जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित अगर कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिख सकते हो।